लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख यूक्रेन रूस युद्ध एक नए चरण में पहुंच गया है। इस लेख के तहत ये तर्क दिया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब केवल जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं, बल्कि इसका निर्णायक मोर्चा आसमान बन चुका है। लेख के अनुसार जमीनी मोर्चे पर रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और उसकी बढ़त बेहद धीमी है, जबकि यूक्रेन लगातार अधिक प्रभावी ढंग से रूसी सेना को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में युद्ध का केंद्र अब ड्रोन, मिसाइलों और वायु रक्षा प्रणालियों की क्षमता पर आ गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इसे आसमान की लड़ाई बताते हैं, जहां सवाल जमीन जीतने का नहीं, बल्कि दुश्मन की युद्ध क्षमता और मनोबल को कमजोर करने का है। लेख बताता है कि रूस लगातार ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले कर रहा है, जबकि यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के जरिए रूस के तेल ठिकानों, सैन्य प्रतिष्ठानों और क्रीमिया में उसकी आपूर्ति व्यवस्था को निशाना बना रहा है। लेकिन इस संघर्ष में यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की कमी है। हाल के महीनों में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अभियानों में बड़ी संख्या में पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए हैं, जिससे यूक्रेन के लिए उपलब्ध भंडार सीमित हो गया है। लेख के अनुसार रूस हर महीने बड़ी संख्या में इस सकंदर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, जबकि यूक्रेन के पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त इंटरसेप्टर नहीं है। लेख का मुख्य संदेश ये है कि युद्ध का नया चरण तकनीकी नवाचार और वायु रक्षा क्षमता से तय होगा। यूक्रेन ने सस्ते लेकिन अत्यधिक प्रभावी ड्रोन, रोबोटिक प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों के जरिए अपनी अनुकूलन क्षमता साबित की है। लेखक इसे अडॉप्शन वॉरफेयर यानी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल कर लड़ने वाला युद्ध बताते हैं, जिसमें फिलहाल यूक्रेन रूस से बेहतर प्रदर्शन करता दिख रहा है। जेलेंस्की का एक कथन भी लेख में प्रमुखता से उभरता है कि इस युद्ध में जीत उसी की होगी जो अधिक बुद्धिमान और नवाचारी होगा। साथ ही लेख पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और यूरोप से अपील करता है कि वो यूक्रेन को केवल आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि पर्याप्त वायु रक्षा प्रणालियां, पैट्रियट मिसाइलें और नई तकनीकों के विकास में सहयोग भी दे। लेखक का मानना है कि यदि यूक्रेन को आवश्यक रक्षा संसाधन मिलते रहें और रूस के भीतर उसकी रणनीतिक मारक क्षमता बढ़ती रही, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धारणा कमजोर पड़ सकती है कि लगातार मिसाइल हमलों से वो यूक्रेन को झुका देगा। कुल मिलाकर लेख ये कहना चाहता है कि युद्ध का भविष्य अब टैंकों और खाइयों से कम और मिसाइलों, ड्रोन तथा तकनीकी क्षेत्रता से अधिक होगा। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय शबीर अहमद पर द गार्जियन का दृष्टिकोण। सिर्फ एक व्यक्ति को निर्वासित करने के लिए कानून बदलने से जनता का भरोसा वापस नहीं आएगा। इसमें कहा गया है कि रोचडेल ग्रूमिंग गैंग के सरगना शबीर अहमद की रिहाई और संभावित निर्वासन को लेकर पीड़ितों का गुस्सा पूरी तरह जायज है, क्योंकि वर्षों तक पुलिस, स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक तंत्र ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन संपादकीय का तर्क है कि इस गहरे संकट का समाधान केवल एक व्यक्ति को देश से बाहर भेज देना नहीं है। लेख के अनुसार सरकार यदि सिर्फ जनभावना शांत करने के लिए कानून बदलती है, तो वो मूल समस्या से ध्यान भटका रही होगी। असली सवाल ये है कि अपराधियों की निगरानी, पैरोल व्यवस्था और प्रोबेशन सेवा पर लोगों का भरोसा क्यों टूटा है। संपादकीय ये भी याद दिलाता है कि शबीर अहमद को सजा के बाद पाकिस्तान भेजने का वादा पहले की सरकारों ने किया था, जबकि उस समय ये स्पष्ट नहीं था कि ऐसा कानूनी रूप से संभव है भी या नहीं। अब लेबर सरकार इस उद्देश्य से कानून बदलने की बात कर रही है। गार्जियन का मानना है कि किसी एक मामले के लिए कानून बदलना खतरनाक मिसाल बन सकता है और इससे दक्षिणपंथी तथा अप्रवासी विरोधी राजनीति को बल मिल सकता है। लेख के मुताबिक पीड़ितों की नाराजगी का बड़ा कारण ये भी है कि उन्हें यह भरोसा नहीं रहा कि गंभीर अपराधियों को जेल से छूटने के बाद प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा। संपादकीय का मूल संदेश ये है कि जनता और पीड़ितों का विश्वास केवल निर्वासन जैसे प्रतीकात्मक कदमों से नहीं लौटेगा। सरकार को प्रोबेशन सेवा को मजबूत करना होगा, अपराधियों की निगरानी व्यवस्था में सुधार करना होगा और ये साबित करना होगा कि समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गार्जियन के अनुसार शबीर अहमद को निर्वासित कर देने से तत्काल राजनीतिक दबाव कम हो सकता है, लेकिन इससे न्याय व्यवस्था और सार्वजनिक संस्थाओं में पैदा हुआ भरोसे का संकट खत्म नहीं होगा। यही वो बड़ी चुनौती है जिसका सामना सरकार को करना होगा।
अल जजीरा में प्रकाशित लेख, भारत एक ऐसी फिल्म को क्यों रोक रहा है जो पंजाब उग्रवाद के दौर की हत्याओं की गिनती करने वाले व्यक्ति की कहानी कहती है। इस लेख में लेखक पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फिल्म सतलुज को लेकर पैदा हुए विवाद की पड़ताल करता है। लेख बताता है कि ये फिल्म उस दौर की कहानी सामने लाती है जब 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन और उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई के दौरान हजारों लोगों के लापता होने और कथित फर्जी मुठभेड़ों के आरोप लगे थे। खालड़ा ने दावा किया था कि बड़ी संख्या में लोगों का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किया गया और उनके परिवारों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। बाद में 1995 में उनका अपहरण हुआ और उनकी हत्या कर दी गई, जिसके लिए कुछ पुलिस अधिकारियों को सजा भी मिली। लेख का मूल सवाल यह है कि आखिर सरकार इस फिल्म को लेकर इतनी सतर्क क्यों है। अल जजीरा के अनुसार सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अलगाववादी भावनाओं से जोड़कर देख रही है, जबकि फिल्म के समर्थकों का कहना है कि ये इतिहास के एक दर्दनाक अध्याय को सामने लाने और न्याय की अधूरी कहानी बताने का प्रयास है। सेंसर बोर्ड ने पहले फिल्म में बड़ी संख्या में कट लगाने को कहा, जिसे निर्माताओं ने स्वीकार नहीं किया। बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के कुछ ही समय बाद इसे हटा दिया गया। लेख ये भी रेखांकित करता है कि प्रतिबंध के बावजूद फिल्म सामुदायिक स्क्रीनिंग, सोशल मीडिया और प्रवासी सिख समुदायों के बीच लगातार देखी और साझा की जा रही है। सरल शब्दों में कहें तो ये लेख सिर्फ एक फिल्म पर लगे प्रतिबंध की कहानी नहीं है, बल्कि इस बहस को सामने लाता है कि किसी देश को अपने इतिहास के विवादास्पद और दर्दनाक अध्यायों से कैसे सामना करना चाहिए। क्या ऐसी कहानियों को दिखाना राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है या फिर उन्हें सामने लाना समाज के लिए जरूरी है, ताकि अतीत की गलतियों को समझा जा सके। लेख का संकेत है कि इतिहास को दबाने की कोशिश अक्सर उसे और ज्यादा चर्चा का विषय बना देती है, और सतलुज के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय असुरक्षित तौर तरीके, वियतनाम की नाव दुर्घटना। इसमें वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट दुर्घटना को आधार बनाकर पर्यटन और रोमांचक गतिविधियों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर गंभीर चिंता जताई गई है। संपादकीय के अनुसार शुरुआती जानकारी से संकेत मिलता है कि खराब मौसम के दौरान नाव के अचानक मुड़ने पर यात्रियों का वजन एक तरफ खिसक गया, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई। इसके बाद समय पर और प्रभावी बचाव न हो पाने के कारण जान माल का नुकसान और बढ़ गया। इस हादसे में कई भारतीय पर्यटकों की मौत हुई, जबकि कुछ लोग बचा लिए गए। संपादकीय का मुख्य संदेश ये है कि पर्यटन के उत्साह में सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेख बताता है कि आज बड़ी संख्या में भारतीय विदेश यात्रा कर रहे हैं और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे नए पर्यटन केंद्र तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन इन स्थानों पर भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हमेशा पूरी तरह मजबूत नहीं होती। लाइफ जैकेट देना पर्याप्त नहीं है, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि हर यात्री उसे पहने। इसी तरह स्पीड बोट जैसी नौकाओं में सीट बेल्ट और यात्रियों की सुरक्षित बैठने की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अचानक मौसम खराब होने या नाव के तेज मोड़ लेने पर संतुलन बिगड़ सकता है। संपादकीय वियतनाम सरकार के उस कदम का स्वागत करता है जिसमें उसने स्पीड बोट सुरक्षा मानकों की समीक्षा का आश्वासन दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि केवल सरकारों और टूर ऑपरेटरों की जिम्मेदारी पर्याप्त नहीं है। यात्रियों, विशेषकर भारतीय पर्यटकों को भी सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक और गंभीर होना होगा। आग, पानी और अन्य आपात स्थितियों से जुड़ी बुनियादी सुरक्षा जानकारी को यात्रा का अनिवार्य हिस्सा मानना चाहिए। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि पर्यटन का उद्देश्य आनंद है और अनुभव प्राप्त करना है, लेकिन सुरक्षा के बिना कोई भी रोमांच जोखिम में बदल सकता है। इसलिए चाहे देश में हो या विदेश में, यात्रियों और सेवा प्रदाताओं दोनों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, ताकि ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो